हेलो एवरीवन। तो मैं अमित कुमार और आपके लिए लाया हूँ यूट्यूब पे फ्री आपके यूट्यूब पे एनसेट और नेवी का जो आ रहा है आपके पास जो एग्ज़ाम नज़दीक है उसके लिए मैं आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आज हमारा टॉपिक टॉपिक नहीं चैप्टर आज हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हेलो हेलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आज हम लोग कवर करने वाले हैं फुल चैप्टर। तो आप रेडी हो जाएं। और तो आज हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और हमारा टॉपिक आज होने वाला है फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, तो चालू करते हैं हम लोग। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लोग खुशनसीब नहीं हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं पृथ्वी पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? क्यों क्यों भाई? तो आगे लिखा हुआ है द myriads ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एड द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स, जो हमारे फूलों से खुशबू मिलती है, दैट वी सून ओवर। ओके, द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर as an arid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. सिर्फ हमारे लिए ये यूज के लिए नहीं है बल्कि ये और भी चीज़ों के लिए उपयुक्त है। जैसे all flowering plants for sexual reproduction, look at the diversity of structure of the inflorescence. inflorescence हमारा 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। inflorescence हमारा बेसिक्स है। क्या होते हैं भाई? कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पता है आपको, जिसको सेपल्स, पेटल्स भी बोलते हैं, तो भी हमारा है। और हमारा क्या है, ये बोल रहा है डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। ओके, adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. फ्रूट्स एंड सीड्स क्या है भाई? हमारा end प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फ्रूट्स हम लोग जब खाते हैं भाई वो हमारे फ्लावर्स ही दे रहे हैं, तो भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही देन है। ओके, और सीड्स जो हम लोग यूज करते हैं अलग अलग टाइम पे, मतलब जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मतलब सीजन के अनुसार ग्रो करते हैं उसे, और उससे हमारे अपने नीड्स पूरे करते हैं हम लोग फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। तो दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मोर्फोलॉजी, बाहरी रूपरंग क्या है, प्लांट का स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जैसे कि आपका जो है एंजियोस्पर्म जो है आपका ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब फ्लावर जो है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म है, कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमारा फिर हो गया ह्यूमन बींग्स हैव हैड इनिशिएट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स और फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट, फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल हम लोग यूज कर रहे हैं फ्लावर्स को, और फ्लावर्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक लुक के लिए, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस। सोशल क्या रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करने के लिए फ्लावर्स देते हैं, और कल्चरल यूज में भी होता है, रिलीजियस टेम्पल्स में भी यूज होते हैं हमारे फ्लावर्स। They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, हैप्पीनेस, ग्रीफ मतलब क्या होता है हमारा दुख, दुख के लिए। जैसे कोई मतलब घटना होती है, जैसे कि किसी की डेथ रहती है ओल्ड एज पीपल की, तो हम लोग वहाँ भी फ्लावर्स का यूज़ करते हैं और फूल और ये सब के लिए। और मॉर्निंग, ओके, जैसे लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स, ओके, ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर भाई, जो हम लोग यूज करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, जो फ्लावर्स लगाते हैं हम लोग घरों में, पौधे लगाते हैं, उसका नाम पूछा है 5, और आप लोग बताइए कमेंट में। वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, ओके, जैसे कि गेंदा का फूल, गुलाब का फूल हमारा हो गया, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। फिकस प्लांट भी हम लोग यूज करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को नहीं है फिकस, यहाँ पे क्या बोला है फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फ्लावरिंग प्लांट बोला है हमारा, तो फिकस ही हमारा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, वो हमारा ऑर्नामेंटल है। ओके, लेकिन जैसे कि बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं, तो आप कमेंट में बताइए मुझे। ओके, रोज लोटस जो भी है, और यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिस ऑफ, ओके, लेटरल सेगमेंटेड फ्लावर है हमारा। ओके, लेटरली सेगमेंटेड, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जो हमारा अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, जो इसके फ्लावर पार्ट्स हैं, फ्लावर पार्ट्स के यहाँ पे क्या क्या नाम है हमारा, ओवरी है, सेपल्स है, फिलामेंट है, फिलामेंट एंथर है, ये एंथर का पार्ट, एंथर फिलामेंट जो है हमारा वो इसका पार्ट है, क्या एंड्रोसियम का पार्ट है। स्टिग्मा हमारा किसका पार्ट है, और स्टाइल किसका पार्ट है, गाइनोसियम का। ये दोनों क्या है, गाइनोसियम का पार्ट है, ओवरी भी गाइनोसियम का पार्ट है। सेपल्स और जो हमारा वो है फ्लोरेसेंस है हमारा, सेपल और पेटल्स, सेपल्स पेटल्स, कैलिस और कोरोला। कैलिस और कोरोला क्या है हमारा, कैलिस और कोरोला हमारा है इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है। एंड्रोसियम गाइनोसियम में क्या है, इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस का, वो यहाँ पे
डायग्राम में दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ कुछ साथ में लिख रखे हैं और मार्क कर रखे हैं, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसे याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डन्स में हमारा ऑर्नामेंटल यूज होता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन इन द फैमिली। ओके, हैव यू, ये आप कमेंट में बताएंगे। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर का नाम सुना है, फ्लावर का कल्टीवेशन का एग्रीकल्चर में। व्हाट डज इट रेफर टू? To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11, you have read the various parts of the flower. Will help you recall the parts of the physical flower. Okay. Can you name the two parts of the flower in which the two most important units, okay, sexual reproduction develop? यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टेमेन एंड कार्पेल। स्टेमेन मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव, फीमेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल। ओके, इसका पार्ट्स का भी मेंशन करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। ये सब तो नॉर्मल टॉपिक्स, ये नॉर्मल है, तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स और उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स में होते हैं उसके बारे में जानते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हमारे प्लांट्स में, फ्लावर में, आर इनिशिएटेड व्हिच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ओके, प्राइमोर्डियम क्या होता है हमारा, वो आपने देखा होगा, फ्लावर जब शुरू वो होता है, उसके बड्स निकलते हैं, उसके पास कोई प्राइमोर्डियम होता है। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। In the flower, the male and the female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. Okay, you could recollect that the androecium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female. Okay, यहाँ ये मैंने बता दिया है आपको। स्टेमेन हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल्स में है, मेल फ्लावर में, और gynoecium है फीमेल फ्लावर में। ओके, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ओके, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका चालू होता है, आपको कौन सा 20% टाइप होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिगर 2.2a shows the two parts of the typical stamen, the long and cylinder stalk called the filament। तो आपका फिलामेंट कौन सा हो गया भाई, ये आपका फिलामेंट, ये आपका लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फिलामेंट हो गया। ओके, तो ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फिलामेंट है, अटैच टू द थैलेमस। ये कहाँ से अटैच होगा, आपका थैलेमस से जो आगे आएगा आपका, थैलेमस से अटैच रहेगा, क्या रहेगा, फिलामेंट थैलेमस से अटैच रहेगा। और द पेटल ऑफ द फ्लावर, और पेटल ऑफ द फ्लावर, पेटल क्या मैंने बताया, इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है फ्लावर का। ओके, और क्या बोल रखा है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, लेंथ एंड नंबर डिफर करते हैं, मतलब अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। You were to, if you were to collect a stamen and each from flowers, each from different species, and arrange them to on a slide, okay, on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size and seen in the nature। okay, ये फिलामेंट का साइज हमारा यहाँ पे दे रखा है, लेंथ वैरी करता है, वैसे ही साइज यहाँ लिखा है, साइज वैरी करता है, उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, इलैबोरेट किया है। You would be able to appreciate the large variation। ठीक है, careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। okay, a typical angiosperm anther is bilobe। ये आपको रिमेंबर रखना क्या है, बाइलोब क्या है, बाइलोब, ये बाइलोब, ये एक लोब हो गया, ये दो लोब हो गया, तो टोटल हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइलोब होते हैं। ओके, क्या फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स बाइलोब नहीं होता भाई, यहाँ पे एंथर बाइलोब होते हैं। तो हमारा जो फ्लावर का पार्ट है, क्या पार्ट है, स्टेमेन में जो पार्ट है एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है एंथर, वो बाइलोब होता है, मतलब हैविंग 2 लोब, और ईच लोब है टू थीका, ईच लोब है टू थीका। ओके, दे आर डाइथेकस। देखिए, टू थीका डाइथेकस, तो बाइलोब होते हैं एंथर क्या होता है, बाइलोब, डाइथेकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। ओके, लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा होता है थीका को ग्रूव डिफरेंट मतलब बांटता है। ओके, और ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिएशन टाइप ऑफ टिश्यूज and their organization in the transverse section of an anther। The bilobe nature of anther is very distinct in the transverse section of the anther। The anther is a 4-sided tetragonal। anther हमारा tetragonal होता है, ये जो टोटल हमारा थीका है वो 4 है, तो इसीलिए इसी को टेट्रागोनल कर दिया गया है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। आप पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा, मिलेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक में बनता है, जो गोल गोल आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन जिसमें है, वो पोलन सैक्स से पोलन ग्रेन निकले, देखिए वहाँ दिख रखा है। और आपका
दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains, उसमें pollen grains पाए जाते हैं. Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरली सराउंडेड बाय 4 wall layers. ठीक है, तो ये आपको लेयर्स याद होने चाहिए. 4 वॉल लेयर्स कौन कौन से भाई माइक्रोस्पोरेंजियम के? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेक्टम. ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेक्टम. ये आपका सीक्वेंस में दिया हुआ है. टेक्टम आपका ये सब बाहरी से अंदर होते हुए आया है. टेक्टम सबसे आपका अंदर वाला हिस्सा है जो लिक्विड प्रोवाइड करता है, आगे दिया होगा. द आउटर 3 वॉल्स कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर, आउटर 3 वॉल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस. क्या होता है भाई एंथर के? जो सैक आपका सर्कुलर आउटलाइन दिखा आपको, पोलन सैक, उसमें पोलन ग्रेन जो आते हैं आपके, वो पहले चिपके हुए रहते हैं, चार चिपके रहते हैं. उसके बाद कुछ हार्मोन्स आते हैं उनसे और उसको डेहिसेंस करवाते हैं, वहाँ से तोड़ते हैं, उसके बाद वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बोल रहा है पे डेहिसेंस ऑफ एंथर रिलीज द पोलन. ओके, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेक्टम. ठीक है, अंदर का सबसे बड़ा सबसे अंदर का हिस्सा कौन सा? टेक्टम है, जो कि नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को. ठीक है, सेल्स ऑफ द टेक्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म. ये आपको रिमेंबर रखना है कि सेल्स ऑफ द टेक्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म. जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस. ये क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है और आपका चांसेस है कि एनसेट में भी आ सकता है या फिर नेवी का आपका में भी आ सकता है. ओके, तो मोर देन 1 न्यूक्लियस आपको रखना है कि टेक्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. ये आपका नीट में आ रखा है कि वाईक्यू है आपका 2025 में साथ आया था ये. और कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेक्टल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लियड. ठीक है, बाइन्यूक्लियड कैसे हो सकते हैं टेक्टल सेल्स? कैसे? एफएनडी. ये आपको याद रखना है, बस यहाँ क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट लिखना एफएनडी. इसका फुल फॉर्म है लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एफएनडी आप यहाँ पे लिख लेना तो आप उसको टिक मार कर लेना. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. जो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आपका, इसके अंदर जो है आपका स्पोरोजेनियस टिश्यू, मतलब यही मदर सेल्स होते हैं जिससे हमारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं. आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए आ गया. माइक्रोस्पोर ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इससे हमेशा क्वेश्चन आ रखे हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, ये मैं बताता हूँ आपको. एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. ओके, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर मदर से तो आगे आएगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू ही शुरू में रहते हैं. स्पोरोजेनियस टिश्यू मेयोटिक डिवीजन जाता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है व्हिच वुड बी द प्लॉइडी. व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड. टेट्राड जो हमारा बना है वो एन हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनियस तो हमारा 2n होता है. मेयोटिक डिवीजन में हमारा क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2n से फिर n हो जाएगा, क्योंकि मेयोटिक डिवीजन क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है. तो उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, 1 से 4 बनेंगे. ठीक है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, तो n होगा. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टोटल कितने मेयोसिस और टोटल कितने माइटोसिस होते हैं, इसका क्वेश्चन हमेशा आ रखा है भाई. तो एक मेयोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है फॉर पोलन. लेकिन एक पोलन में हमारा 2 गैमेट होता है, तो हर पोलन में भी आपका एक और आपका माइटोसिस का रिक्वायरमेंट होगा. तो एक मेयोसिस 2 माइटोसिस. गैमेट जब पूछ रखा हो क्वेश्चन में तो आपका एक मेयोसिस और 2 माइटोसिस. जब गैमेट पूछ रखा हो तो एक मेयोसिस 2 माइटोसिस. लेकिन जब आपका पोलन पूछ रखा हो, जो कि ज्यादातर पोलन ही पूछता है, तो एक मेयोसिस एक माइटोसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हाउ मेनी मेयोसिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस फॉर पोलन फॉर्मेशन. दिस इज द 1 मेयोसिस एंड 1 माइटोसिस फॉर पोलन फॉर्मेशन एंड 1 मेयोसिस एंड 2 माइटोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन. तो अगर हमारा डायग्राम दिख रखा है भाई, तो ये देख लेते हैं हम लोग. जो देखा है क्या क्या टाइप होते हैं. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेक्टम. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेक्टम. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेक्टम. ये आपका 4 टाइप्स हैं सेल्स के जो कि पाए जाते हैं आपके इसमें क्या माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन सैक में आपके 4 टाइप हो गए. और स्पोरोजेनियस टिश्यू ये आपका बीच वाला हिस्सा जो हो गया, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू है, यही जाके आगे आपका मेयोसिस और माइटोसिस में जाएगा. देखिए, और एक कनेक्टिव टिश्यू बीच में है, वो याद रखिएगा. ये भी पर क्वेश्चन आ रखा है पहले, तो डायग्राम भी साथ साथ में करवा जा रहा हूँ. एपिडर्मिस, मिडल लेयर और टेक्टम. ठीक है, और ये जो आपके देखिए, ये जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ये आपका मेयोसिस जाएंगे और आपका बना देंगे क्या? माइक्रोस्पोर मदर से. माइक्रोस्पोर मदर से नहीं, ये मेयोसिस है, ये माइक्रोसिस पर डिफरेंशिएट होंगे. नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मेयोसिस में किसी नहीं होगा. अभी यहाँ पे हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट होंगे और माइक्रोस्पोर मदर से बनाएंगे. माइक्रोस्पोर मदर से हमारा जाएगा मेयोसिस में, और उसके बाद हमारा टेट्राड बनेगा. उसके बाद वो माइटोसिस करके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा.
आगे देखिए इसमें सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलेन, ओके, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। मतलब दोनों यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है कि दोनों एक ही चीज है, माइक्रोस्पोरेनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही चीज है, उसी से फिर जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलेन मदर सेल थ्रू मेयोसिस, यहाँ पे मैंने जो बता रखा था वो इन्होंने आगे लिख रखा है, क्या स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर से बनेंगे, मतलब पोलेन मदर से बनेंगे, उसके बाद आपका मेयोसिस जाएगा, उसके बाद उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको बोलते हैं। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther, ठीक है। pollen grains, the pollen grains represent the male gametophytes. If you touch the open anthers of hibiscus or any, आपने कभी देख रखा होगा hibiscus लिखा हुआ है चाइना में सर, कि उसके ऊपर जो ऐसे निकला हुआ रहता है वो एंथर, जो एंडोसेम का पार्ट एंथर है, उसके ऊपर आपका टच किया होगा, उसके आपके हाथ में कुछ थोड़ा सा कुछ एकदम छोटा छोटा आया होगा, वो आपका पोलन ग्रेन्स है, और कुछ नहीं, पोलन ग्रेन्स है। फाइन डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स, स्प्रिंकल दिस grains on a drop of water taken in a glass side and observe under microscope। तो हमारा ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, उसका ग्रो होगा धीरे धीरे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसा ही कुछ आपका डायग्राम आएगा जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसका। और जो कैलोज जो मैंने वहाँ इंजाइम बताया था, हार्मोन गलती से बोल रखा है, सॉरी, यहाँ जो इंजाइम है कैलोज इंजाइम, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप टेट्राड को बेसिस से बने देखते हैं। You will recall the image at a variety of architecture, size, shapes, colors, designs seen in the pollen grains from different species, ठीक है। pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers। तो pollen grains का क्या साइज है, हमारा डायमीटर क्या है, हमारा 25 to 50 micrometers in diameter। pollen grains 25 to 50 micrometers in diameter। तो ये आपको याद रखना है डायमीटर, ये आपको पॉइंट एकदम रिमेंबर होना चाहिए, 25 to 50 micrometers in diameter, 25 to 50 micrometers in diameter, pollen grains को 25 to 50 micrometers in diameter। It has a prominent two-layered wall, the hard wall जो बाहर में होता है enzyme, and intime is made up of sporopollenin, which is the one of the most resistant enzyme का जो हमारा कवर है उसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, जो इसको हाई टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई, अल्कली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो डिग्रेड नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ये क्वेश्चन हमेशा आता है। एंजाइम का मतलब स्पोरोपोलेनिन है, विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। पोलन ग्रेन्स एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म कोड। तो एंजाइम हमारा जर्म कोड पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वियर स्पोरोपोलेनिन एक्सेंट होते हैं, ठीक है भाई। वो जो पोलन ग्रेन है उसके एयर भी तो चाहिए, उसको कुछ तो पैसेज ऑफ वाटर फ्लो, मतलब कुछ तो ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, वो जर्म कोड के थ्रू होता है हमारा। पोलन जर्मिनेट करने के लिए जगह चाहिए, वो जर्म कोड के थ्रू होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। हमारा प्रिजर्व करते हैं फोसिल्स के रूप में पोलन ग्रेन्स को, इसलिए पोलन ग्रेन्स बहुत दिन तक हम प्रिजर्व करके रख पाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इसमें पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन इसमें पाया जाता है। The enzyme exhibits a fascinating array of patterns and design. Why do you think the enzyme should be hard? What is the function of germ core? germ core का फंक्शन मैं आगे इसमें बता रहा हूँ, ये उसमें पोलन ट्यूब हमारा फॉर्मेशन होता है, उसी से बनता है। The inner wall in time, inner wall हमारा क्या है, कंटेनर इन टाइम है, थीन कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन टाइम क्या है, थीन कंटिन्यूअस लेयर, थीन कंटिन्यूअस इसमें जर्म कोर नहीं पाया जाएगा, थीन एंड कंटिन्यूअस लेयर है इंटाइन हमारा, जिसमें क्या किसी से बना हुआ है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से, मतलब पेक्टोसेलुलोजिक नेचर होता है इंटाइन हमारा, ये आपको याद रखना है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन का हमारा सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन हमारा मैच्योर रहता है, इट कंटेन्स 2 cells, vegetative cells and generative cells. The vegetative cells is bigger one and the generative cell is the smaller one. The vegetative cells has abundant food reserve material and irregular shape, ये हमारा irregular shape का होता है न्यूक्लियस। इसका vegetative cells का न्यूक्लियस हमारा irregular shape का होता है और इसका हमारा spindle shape का होता है। The generative cell is a small and short, generative cell का हमारा क्या होता है, generative cell small and short shape रहता है साइटोप्लाज्म vegetative cells में, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो है spindle shape, it is a spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus। तो ये हमारा जेनेटिक सेल का साइज शेप क्या है, स्पिंडल शेप है, ओके। और इन ओवर 60%, जो 100% हमारा जो पूरा अर्थ पे है प्लांट्स
एंजियोस्पर्म प्लांट्स। उसका 60% हमारा पोलन ग्रेन सेल होता है टू सेल स्टेज में, मतलब ये वेजिटेटिव सेल है, जेनेटिक सेल के दो ही सेल स्टेज है उसमें, और बाकी जो रिमेनिंग है जैसे कि 40% हमारा उसमें क्या होता है थ्री सेल स्टेज। यहाँ जेनेटिक सेल हमारा जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड जाते हैं, तो ये टोटल थ्री सेल स्टेज जाता है हमारा उसमें। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेडिसिन फॉर सीवियर एलर्जीज, ठीक है, ब्रोंचियल एफिक्शन ऑफ प्लांट एलर्जीज, जो खांसी ये सब हमारा आता है एलर्जीज के कारण, इसमें पोलन ग्रेन के कारण। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए डिसऑर्डर क्या क्या होता है हमारा पोलन ग्रेन एलर्जी के कारण, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंचाइटिस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब ठंड से नहीं ठंड के पहले अब जब गर्मी रहती है तो गर्मी के टाइम में ये पोलन ग्रेन ज़्यादा इधर उधर डिस्पर्स होते हैं, तो गर्मी के टाइम में ये ज़्यादा होता है। और गर्मी के टाइम पे ही आपको देखा होगा कि थोड़ा बहुत जब सीजन चेंज होता है तभी हमारा गर्मी के टाइम में ही ज़्यादा डिस्पर्स होता है, तो उस समय हमारा अस्थमा और ब्रोंचिटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट। जो हमारा पार्थेनियम और कैरोट ग्रास है दैट केम इनटू इंडिया, हमारे इंडिया में आ गया था कॉन्टामिनेटेड, मतलब कॉन्टामिनेटेड के रूप में वीट के साथ। हमने गेहूँ का हम लोग गेहूँ इम्पोर्ट करते थे कई देशों से, तो हम जब शायद मुझे याद नहीं, शायद यूएस से हम लोग कर रहे थे इम्पोर्ट, या शायद जर्मनी, पता नहीं, लेकिन कहीं से इम्पोर्ट कर रहे थे हम लोग वीट का। तो वीट इम्पोर्ट करने में क्या हो गया था, पार्थेनियम और कैरोट ग्रास, एक ही चीज़ है, पार्थेनियम कैरोट ग्रास जो है हमारा कॉन्टामिनेटेड के रूप में वीट के साथ आ गया था, जो कि कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह उग जा रहा था, मतलब एक बार आ गया हमारा, एक बार ग्रो हो गया, फिर वो जनजाति फैल जाता है, उसका पूरा फैल जाता है, मतलब वो लिविंग कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाया जाने लगता है। ग्रीन न्यूट्रिएंट्स कॉज पोलन एलर्जी, वही हमारा आज के डेट में हम लोग को दिक्कत क्या कर रहा है, पोलन एलर्जी हमको कॉज करवा रहा है। तो आगे क्या है, फिर पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके, पोलन ग्रेन हमारा न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स, कुछ एलर्जी करवाते हैं लेकिन कुछ काम के लिए, कौन कौन से काम के लिए। तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज बिकम फैशन इन recent years to use pollen tablets as food supplement in Western countries. Large number of pollen products in the form of tablets and syrup are available in the market. Pollen consumption has been claimed in increase the performance of the athletes and race horses. Okay, एथलीट्स हमारे यूज करते हैं क्या, बी पोलन यूज करते हैं, क्या कौन सा पोलन यूज करते हैं, बी पोलन यूज करते हैं हमारे एथलीट्स, क्योंकि बी पोलन न्यूट्रिटिव होता है। Then once they are said, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. तो viability क्या होता है, the period of time for which pollen grains remain fertile, okay, have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grains retain viability? So the period for which the pollen grains remain viable is highly variable to some extent, depends on the prevailing temperature, humidity. In some cereals such as, ये क्वेश्चन आता है, in some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes, मतलब आधे घंटे में ही भाई, within 30 minutes में हमारे सब cereals जो है राइस और वीट पोलन ग्रेन्स, राइस और वीट के पोलन ग्रेन्स लूज कर देते हैं अपना वैलिडिटी 30 मिनट में। ऑफ लेविटीज एंड इन सम मेंबर्स रोसेसिया, लेगुमिनेसिया एंड सोलेनेसिया, दे रिटेन वैलिडिटी फॉर मंथ्स। आरएलएस से आप याद रखो, रोसाइसिया है ये फैमिली हमारा, लेगुमिनेसिया है और सोलेनेसिया है आलू की फैमिली, जान सोलेनेसिया जो है आपका, दे मेंटेन वैलिडिटी फॉर मंथ्स, ये आपको याद रखना, आरएलएस validity months has occurred. You may have heard of the storing semen sperms of many animals, including humans, for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. Liquid nitrogen का आपको याद रखना टेम्परेचर में रहता है -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करके 273.15 आप इसमें ऐड कर देंगे। Such a stored pollen grain can be used as a pollen bank similar to seed banks in crop breeding programs. Crop breeding programs के तहत हमारे pollen grains स्टोर करके हम लोग रखते हैं pollen banks में। The pistil megasporangium ovule embryo sac, तो हमें यहाँ देखना है पिस्टिल के बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, इसका डायग्राम भी रखा है आपका। तो पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियो सैक। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single pistil, मोनोकार्पिलेज, सिंगल पिस्टिल रहेगा हमारा, तो मोनोकार्पिलेज इसको बोलेंगे, जिसका एग्जांपल यहाँ पे रखा है फैबेसिएसी फैमिली और पल्स फैमिली फैबेसिएसी हमारा क्या है, पल्स फैमिली, तो क्या है आपका मोनोकार्पिलेज होता है। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, मल्टी कार्पिलेज, तो मल्टी कार्पिलेज का नाम एग्जांपल कुछ आप इसमें कमेंट में बताएंगे। When there are more than one pistils may be fused together, सिंकार्पस, जब मल्टी कार्पिलेज होगा भाई तो सिंकार्पस हो सकते हैं,
फ्यूज हो सकते हैं एक दूसरे से, या फिर अलग अलग हो सकते हैं। एपोकार्पस ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, जो ऊपर का चिपचिपा हिस्सा रहता है वो स्टिग्मा है। द स्टाइल इज द इलॉन्गेटेड सिलेंडर लाइक जो है वो स्टाइल है, और ओवरी हमारा नीचे वाला जो है पार्ट वो ओवरी है, बेसल बल्ब पार्ट, ठीक है। Inside the ovary is the ovarian cavity locule. Inside the ovary is the ovarian cavity locule. जो कि आगे मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and the type of placentation. ह्यूमन में प्लेसेंटा पढ़ा है हमने, तो प्लेसेंटेशन क्या है? That you study, okay, that you study in class 11 arising from the placenta is the microsporangia commonly called ovule. तो हमारा डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, छोटा पार्ट पूरा नहीं, और ये हमारा ओवरी। ओवरी में हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक है, जो कि और अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर रखा होगा, इसको यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा क्या है? ओवरी, ये छोटा सा क्या है? ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है आपका। प्लेसेंटा देखिए, ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो छोटा सा नहीं, ओके नहीं, ये हमारा टोटल ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा ये जो पार्ट है एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा ओव्यूल है। तो हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर ओव्यूल है। ओके, तो आगे देखते हैं। और इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। अच्छा, ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको कौन किसके अंदर है, लेकिन ये जान लीजिए। तो प्रोटीन का ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, ठीक है। और ये देखिए नाम लिख लीजिए आप लोग। तो ओवरी का पूरा नाम लिख लीजिए। यहाँ पे इसका क्या पार्ट का नाम है? सिलिकल है, ट्यून होता है, डिवाइड, माइक्रोपाइड, ट्यून, ठीक है। ज़्यादा ट्यून नहीं है आपका, सारी इंग्लिश है, यहाँ पर नहीं होगा, है होगा, बाकी सब आपका ट्यून है, ठीक है। नाम लिख लीजिए आप। माइक्रोपाइड, कोल्ड, वाटर इंप्लीमेंट, दो इंप्लीमेंट होते हैं, इनर इंप्लीमेंट, न्यूसेलस, विशेलस हमारा आगे जाके इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। देखिए टोटल यहाँ पे आपका क्या है? आपका हाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसका न्यूसेलस, सॉरी न्यूक्लियस बोला, न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस जो है आपका वो म्योसिस में जाएगा। न्यूसेलस से आपका पहले मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, वो म्योसिस में जाएगा। तो मेगास्पोर सेल्स बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स म्योसिस में जाके मेगास्पोर सेल बनाएंगे, 4 मेगास्पोर सेल्स बनाएंगे, फिर 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। मतलब एक म्योसिस से आपका एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि न्यूसेलस यहाँ पे बन रहा है, तो मेगास्पोर मदर सेल्स म्योसिस में जाएगा और एक म्योसिस आपका एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो अगर 25 एम्ब्रियो सैक हमें चाहिए तो 25 म्योसिस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि 3 हमारा डिजेनरेट कर जा रहा है। बन तो रहे 4, लेकिन 3 हमारा डिजेनरेट कर जा रहा है। एग्जाम्पल्स आप याद रखिए यहाँ पे किसका? स्पैम याद रखिए, SPAM, स्पैम क्या है भाई? स्पैम तो हमारा एक मतलब मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी का एग्जांपल क्या क्या है आपका? क्या है क्या है क्या है क्या है? हाँ आपका देखिए कि इसका जो चाइना रोग है वो आपका सी कार्पस का एग्जांपल है, सी कार्पस का एग्जांपल है जिसका चाइना रोग। और आपका मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है आपका? पपाया, पेपर, पपाया, और एक और होगा क्या? सॉरी सीन कार्पस पपाया, सीन कार्पस पपाया, एपोकार्पस माइकेरिया, हाँ जैसे ही हाँ हाँ सही से। तो सीन कार्पस पपाया, पपाया आपका क्या है? सीन कार्पस है, पपाया सीन कार्पस पपाया, एपोकार्पस माइकेरिया, एपोकार्पस माइकेरिया। तो भाई सबके सब यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी तो नहीं, तो ये तो मल्टी कार्पेलरी का ही हम पढ़ रहे हैं। तो मल्टी कार्पेलरी में 2 टाइप हो सकते हैं, या तो सीन कार्पस होगा या एपोकार्पस होगा। सीन कार्पस का एग्जांपल पेपर है आपका, एपोकार्पस का एग्जांपल आपका माइकेरिया है। याद रखेंगे, स्पेन से याद रखेंगे। हमारा एनाट्रोपिक ओव्यूल पढ़ना है, एनाट्रोपिक बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, लेकिन हमें एनाटोपस ओव्यूल पढ़ना है, और उसके बारे में कभी ऐसा ज़्यादा कुछ आता नहीं है कुछ, तो रेयरली आता है। आपको काफ़ी सिलेबस हमारा वो हो गया है, इसी हिसाब से अपने एग्जैक्ट। तो हमारा ये रहा एक और डायग्राम मैंने पढ़ रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमारा देखना है क्या आपको यहाँ पे एग्जाम्पल को देखना है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, नंबर ऑफ ओव्यूल्स in an ovary may be 1,
क्या क्या वीट पैडी मैंगो में हमारा वन होता है, WPM वीट पैडी मैंगो में वन होता है। और मेनी ऑब्वियस किस्म होते हैं, पपाया, वाटर मेलन और चीज़ें तो आपको याद ही होगा। पपाया को आप खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बीज रहते हैं, तो उसके बाद आपको याद ही है पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं, मल्टी वो है वाटर मेलन में मल्टी होते हैं। यहाँ मुझे होते हैं वीट आपको देखा वीट केला होता है और मैंगो में भी एक ही होते हैं। मैंगो में हमारा वो भी देखिए होता है और पैडी में देखिए, ठीक है। ऐसे मैंगो लेकिन हमारा डाइकोटिलेडोन है, लेकिन है ओवल्यूट एक ही होते हैं। डाइकोटिलेडोन है उसका आपने देखा होगा, उसके अंदर जो आपका वो रहता है गुठली गुठली को लेकर आप जो करते हैं वो चिपका चिपका, तो डाइकोटिलेडोन का मैंगो नहीं है। For the megasporangium ovule, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. Okay. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of a cell called funicle. तो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। Ovule is a small attached with the funicle. Funicle हमारा है, इस ovule attached होता है by a stalk। तो हमारा funicle क्या है, stalk है, ये क्या है यहाँ पे the ovule is a small structure attached to the placenta with a stalk called funicle। तो गाइस हमारा मुझे पता था, ये देखिए ओवरी ये नहीं है आपका, ये टोटल ओवरी है। ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर प्लेसेंटा होगा और प्लेसेंटा से अटैच आपका ओवरी होगा। मतलब ये आपका छोटा सा एम्ब्रियो सैक के अंदर ओवरी है, ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे ओवरी कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये ओवरी है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर प्लेसेंटा होता है छोटा और उससे एक्सट्रैक्ट से जुड़े रहते हैं क्या आपका ओवरी, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो आगे हमारा देख लेना क्या लिखा हुआ, आपको ऐसे उतना आया नहीं ठीक। स्टॉक क्या है, फ्यूनिकल है हमारा, एक वर्ड से आप लोग लिख लीजिए स्टॉक क्या है, फ्यूनिकल। हाइलम क्या होता है आपका, फ्यूनिकल और द रीजन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन टू हाइलम, ठीक है। हाइलम आपका जगह पे ही दोनों देखिए जंक्शन जैसे ही नजर आए आपको हाइलम आ रहा है, क्या है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। जंक्शन नजर आता है हाइलम। Hilum represents the junction between the ovule and funicle. Junction between the ovule and funicle. Each ovule has one or two protective nucleus integuments. Protective nuclei integument encircle the nucellus except the tip, where a small opening called micropyle is organized. Okay, micropyle हमारा छिद्र जैसा छोटा सा रहता है, वहाँ पे वो micropyle होता है, बीच में आपने उसमें देखा होगा चना। Okay, opposite the micropyle in the chelagen micropylar in MC से आता है, MC एक तरफ होगा आपका micropyle, एक होगा chelagen, तो एक होगा आपका micropyle, एक होगा chelagen, okay। Representing the basal part, चला जाता है basal part of the ovule है। It grows within the integument in the mass of cells called nucellus. Cells of the nucellus have abundant food reserve material. The nucellus and located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. Female gametophyte क्या होता है हमारा, embryo sac हमारा female gametophyte। Then ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore and ovule has generally a single embryo। भाई साहब सही ये भाई ये सही है, ये ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होते हैं, जनरली होते हैं, तो यही हमारा ओव्यूल है भाई। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, मुझे भी कंफ्यूजन होता है। ये ओव्यूल हमारा ये ओवरी है टोटल, इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक, तो हमारा एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है, एक ओव्यूल बड़ा पार्ट है, तो यहाँ से हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि ओव्यूल हमारा बड़ा पार्ट है, एम्ब्रियो सैक हमारा छोटा पार्ट है, इसके अंदर megasporogenesis, the process of formation of megaspore from a megaspore mother cell is called megaspore। ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। कौन से रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में। तो अब देखिए ये डायग्राम कुछ आप देख लीजिए, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। माइक्रोपाइलर रीजन देखिए हमारा, और नीचे में चले चलिए पहले तो आप देख लीजिए कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो माइक्रोपाइलर देखिए न्यूसेलस है, न्यूसेलस से हमारा आपको न्यूसेलस से ही हमारा क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायाड बना, मेगास्पोर डायाड से मेगास्पोर टेट्राड बना। तो ये मियोसिस में गया, कौन गया मियोसिस में, न्यूसेलस जो ट्वेन है मेगास्पोर मदर सेल वो गया, मेगास्पोर मदर सेल हमारा मेगास्पोर टेट्राड बनाया मियोसिस के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट और एक फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। तो 3 मेगास्पोर टेट्राड जो मेगास्पोर टेट्राड बना है उसमें 3 आपका डिजेनरेट हो जाएगा और एक आपका बना देगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिया हुआ है देखिए,
म्योसिस 1 के बाद आपका हुआ दो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद म्योसिस 2 में आपका टोटल 4 हो गए सेल्स। उसके बाद देखिए टोटल माइटोसिस के बाद आप देखिएगा माइटोसिस में आपका टोटल कितने हो गए, 3 3 6 ओके 4 तो 6 7 8 टोटल 8 हो गए, 4 से 8 हो गए ओके। तो आपका देखिए माइटोसिस 1 माइटोसिस 2 माइटोसिस 3 हुआ ओके। म्योसिस तो ऊपर होने नहीं देता, म्योसिस ऊपर में हो गया था 50 में से 3 जनरेट करके यहाँ पे 1 बचा, 1 से माइटोसिस होकर 2 बनाया, 2 से माइटोसिस होकर 4 बनाया, 4 से माइटोसिस होकर 8 बनाया। तो माइटोसिस 1 माइटोसिस 2 माइटोसिस 3 हुआ टोटल। और सिनर्जिड्स जो 3 ऊपर में चले गए, 2 सिनर्जिड बना, एक बना, उसको टोटल मिला के एक एपेक्स बोलते हैं। बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया बचा सेंट्रल सेल में और एंटीपोडल नीचे आए। टोटल देखिए आपका कितने हो गए, 7 सेल 8 न्यूक्लियट, 7 सेल 8 न्यूक्लियट, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें टोटल 8 हो गया है, लेकिन सेल हमारा 7 है क्योंकि सेंट्रल सेल एक ही है आपका जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियट आपका मैच्योर एम्ब्रियोसैक में होते हैं ओके। और आपको जानना है कि चैलेंजर इन के तरफ क्या होता है और माइक्रोपाइलर इन के तरफ क्या होता है। तो चैलेंजर इन के तरफ एंटीपोडल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर इन के तरफ ओके साउंड का प्रॉब्लम है क्या ओके। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ओके। तो आपका माइक्रोपाइलर इंड और चैलेंजर इंड। तो चैलेंजर इंड के तरफ आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं और माइक्रोपाइलर इंड के तरफ आपका फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, सिनर्जिड होता है और एग एपरेटस होता है। तो मतलब 3 सेल दोनों तरफ हैं, 3 न्यूक्लियस दोनों तरफ हैं और एक आपका बीच में है सेंट्रल सेल। टोटल 7 सेल्स हैं आपके पास और 8 न्यूक्लियट है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लिया हैं, पोलर न्यूक्लिया। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है, वही गाइड करता है आपका पोलेन ट्यूब का। जब पोलेन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आकर अटैच होता है और वहाँ से पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो पोलेन ट्यूब का एंट्री कहाँ पर से, जब वो पोलेन ट्यूब नीचे ग्रोथ करके आता है उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस में कुछ केमिकल निकलते हैं और सिनर्जिड जनरेट करते हैं हमारे, और केमिकल निकल के फिलीफॉर्म एपरेटस में ही हमारा पहला पोलेन ट्यूब घुसता है और उसी से जाकर एग एपरेटस के पास एक न्यूक्लिया जाता है। मेल का जो गैमेट है, मेल गैमेट एक के पास जाता है और एक हमारा पोलर न्यूक्लिया के पास जाता है। और दो पोलर न्यूक्लिया है और एक मेल गैमेट आपका मिलके वो PEN बना देते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। वो मैं आपको आगे बताता हूँ, PEN पेन बना देते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और उसी कहते हुए प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल PEN। So parts of ovule showing a large megaspore mother cell, a dyad and a tetrad megaspores, 2, 4, 8 nucleate stages of embryo sac, जैसे mitosis 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 8 total nucleate हो गया। उसके बाद वाला diagrammatic representation of the mature embryo sac। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि the large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus। The megaspore mother cell undergoes meiotic division। megaspore mother cell आपका meiotic division जाता है, megaspore tetrad बनाता है, जो 3 डिजनरेट हो जाते हैं हमारा, एक एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर देता है जो बचा हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मेयोसिस? मेयोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, female gametophyte। In majority of the 5 plants, one of the megaspores is functional, while the 3 others जो मैंने बताया वो डिजनरेट हो जाते हैं। Only the functional megaspore develops into female gametophyte embryosacc। This mentioned method of embryosac formation is called formation form a single megaspore is termed monospore। ये क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड मोनोस्पोर, टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पोर बचता है हमारे पास, बाकी 3 जनरेट हो जाते हैं। व्हाट इज द प्लाइडिंग का जगह मतलब भाई ये सेल्स का तो 2 है, मेगास्पोर मतलब से कभी 2 रहेगा, लेकिन सवाल मेयोसिस हो गया, मेयोसिस होगा तो भाई मेयोसिस बनी आपका रिडक्शन रीजन होता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जहाँ आपका n रहेगा हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट हमारे एम्ब्रियो क्या रहेगा? n रहेगा, वो भी n रहेगा। Let us study formation of embryosac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, okay, forming the 2 nucleate embryosac।
और उसके बाद आपका फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, उसका 4 न्यूक्लिएट हो जाएंगे, फिर माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर 8 न्यूक्लिएट हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट these mitotic divisions are strictly free cellular. These mitotic divisions are strictly free cellular, that is nuclear division are not followed immediately after the cell formation। मतलब समझ रहे हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद तुरंत आपका सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब वो फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब बिना सेल के न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटो और gametophyte or embryo sac। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। ये बता रखा है आपको। टोटल मेगास्पोरोजेनेसिस में कितने होते हैं? 1 न्यूक्लियस होता है, 3 माइटोसिस होता है, वो भी आपको वहाँ पे दिखा रखा है, डायग्राम से भी बता रखा है। This is characteristic distribution of the cells within the embryo sac। 3 cells are grouped together at the micropyle in constitute the egg apparatus। ये बता दिया। egg apparatus वन सिनर्जी, 2 सिनर्जीज होते हैं, एक सेल होते हैं। egg apparatus में क्या होता है? egg apparatus हमारा क्या है? 2 सिनर्जीज एंड एक सेल, वन एक सेल, तो हमारा egg apparatus है। स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप ये बता रखा है। सिलिकॉन apparatus को गाइड करता है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल गाइडिंग द फोरेन टू द सिग्नलिंग। 3 सेल्स और एट द चैलेंजर बता दिया। AC एंटीपोडल सेल्स, AC से याद रखना आपको। एंटीपोडल सेल्स क्या होता है? चैलेंजर। और एमी से याद रखना आपको। माइक्रोबायोलॉजी पे आपका एक एपिटेस होता है। टोटल हमारा टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस साइट मैच्योरिटी पे क्या होता है? एक न्यूक्लिएट और 7 सेल होता है। आगे देखते हैं हमारा पोलिनेशन हमारा कैसे आंसर जो है हमारा स्टिग्मा पे आया कैसे? पोलिनेशन कुछ हुआ है। पोलिनेशन हमारा देख लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक साथ कब होते हैं? पोलिनेशन। पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो साइट स्पेशली एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन-टाइप। तो नॉन-टाइप है तो होगा कैसे? तो कुछ मीडियम होते हैं जो फर्टिलाइजर मेंटेन करते हैं, तो वो कैसे अचीव होता है? पोलिनेशन मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। पोलिनेशन के थ्रू होते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन सेड्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पोलिनेशन। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Can you list the possible external agents? Yes, we can list. क्या होते हैं भाई? एंटेमोफिली जानते होंगे, हाइड्रोफिलिया जानते होंगे, बहुत सारे तरीका है भाई। एयर के थ्रू होते हैं, विंड के थ्रू, मतलब विंड के थ्रू, एंड्स के थ्रू, बहुत सारे चीज़ें आगे हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑटोगैमी। कैथोगैमी, कैप्टोगैमी। तो हमारा पहले की है ऑटोगैमी, तो इसमें दे नहीं लिखा है पोलिनेटिंग एजेंट होता है, तो बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होता है और एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होता है। बायोटिक क्या है? लिविंग थिंग जो भी हमारे पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे एनिमल, एंड्स, बैट्स, ये सब आपका बर्ड्स, ये सब क्या हो गया आपका बायोटिक में आता है। और एबायोटिक में हमारा क्या क्या है? एयर आया, हाइड्रोफिली जो वाटर फ्लू होता है वो हो गया हमारा, क्या होता है वो हमारा एबायोटिक होता है। उसका नेम भी आपको उससे याद करना पड़ेगा। हम मोस्टली इसके कारण एबायोटिक में कौन सा मोस्टली किससे होता है पोलिनेशन, और बायोटिक में किससे होता है मोस्टली, वो भी आपको देखना है। भाई एबायोटिक में तो विंड के थ्रू होता है मोस्टली, और ओवरऑल भी हमारा मोस्टली विंड के थ्रू में होता है, और इंसेक्ट के थ्रू एंटेमोफिली बायोटिक में। तो ऑटोगैमी क्या है हमारा? दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अचीव्ड विदिन द सेम फ्लावर। ठीक है, फ्लावर है, ओके, फ्लावर प्योर फ्लावर मानते हैं, एक फ्लावर है आपका। अब फ्लावर किस होगा? प्लांट होगा, ऐसे लगा हुआ होगा, किस चीज़? पेड़ी से लगा हुआ होगा फ्लावर। फ्लावर में आपका या तो हो सकता है वो कि देखिए मोनोइसियस हो सकता है या तो डायसियस हो सकता है। मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल, या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है या तो यूनिसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल रहा तो मतलब मेल और फीमेल दोनों उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। बाइसेक्सुअल रहेगा तो आपका ऑटोगैमी हो जाएगा, मतलब पोलिनेशन अचीव्ड विदिन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर पोलिनेशन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर तो कैसे सकता है? बाइसेक्सुअल होना चाहिए जरूरी। इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। ठीक है, जो खुल जाते हैं फ्लावर उसमें ऑटोगैमी रेयर होता है, क्योंकि भाई दूसरे का एंथर से वहाँ से पोलन के रूप में आ जाएगा इसको,
तो वो कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ऑटोगैमी रिसर्च फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब क्या होता है कि मतलब सेम टाइम पे पोलन रिलीज, स्टिग्मा रेसिपिबिलिटी उस समय हो, मतलब पोलन रिलीज उस समय हो और स्टिग्मा का भी जो रेसिपिबिलिटी हो उसी समय हो। तो हमारा सिंक्रोनी होना चाहिए, मतलब एक ही टाइम पे। एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज। फ्लावर के अंदर एंथर स्टिग्मा जो है वो क्लोज होनी चाहिए टू ईच अदर फॉर सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। ओके, सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पैंसी और वैलिस एंड कॉमेनिला, ये आपको नेम्स याद रखने हैं जरूर से जरूर। कौन कौन से हैं ऑटोगैमस फ्लावर्स, कौन कौन से हैं हमारे वायोला, इसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, कॉमन पैंसी, और वैलिस कॉमेनिला, वायोला और वैलिस कॉमेनिला, ये हमारा ऑटोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस। अच्छा ओके, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। Produce two types of flowers, chasmogamous, which are similar to flowers of other species with exposed anther and a stigma. ओके, नहीं मतलब सही बोला इसमें, ऑटोगैमस ही होते हैं वो, और एटोगैमस में चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस होता है। चैस्मोगैमस जो कि दो टाइप के दो टाइप के होंगे फ्लावर, which are similar to flowers other species with exposed anther and stigma. जब क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं जो कभी खुले ही ना हो। चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं जो कि खुल जाते हैं। तो खुल जाने के बाद उसमें आगे वहाँ पर लाइन लिखा होता है हमारा पीछे में कि खुल जाने के बाद वो मोस्टली चांसेस क्या है वो आपका गेटनोगैमी हो जाए या फिर जेनोगैमी हो जाए, मतलब दूसरे होगा। तो चांसेस है, हाँ जेनोगैमी चांसेस है कि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं तब तो भाई ऑटोगैमी ही होगा। चैस्मोगैमस फ्लावर है जिसमें प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ऑटोगैमस का एग्जांपल आपका अगर आप देखें तो एकदम ऑटोगैमस ही हो तो क्लिस्टोगैमस का जो आपका फ्लावर्स है वो भी ऑटोगैमस हो गया। और टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं जो कि ओपन होते हैं, मतलब ऑटोगैमस में टू टाइप्स फ्लावर होते हैं जो कि चैस्मोगैमस है, क्लिस्टोगैमस है। चैस्मोगैमस आपका ओपन होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का ओपन नहीं होता है, वो क्लोज रहते हैं। सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा गोस टुगेदर व्हेन एंथर दे एक्सिस्ट इन द फ्लावर बड्स, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus क्लिस्टोगैमस flowers are invariably apophytic। यही बता रहा था आपको, आपने जो कंफ्यूजन हुआ था ये लाइन में। तो ये जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है वो इनवेरिएबली मतलब 100% श्योरिटी क्या है उसका कि ऑटोगैमस ही होगा। क्लिस्टोगैमस है तो 100% श्योरिटी है क्या वो ऑटोगैमस से ही करेगा अपना पोलिनेशन। लेकिन अगर चैस्मोगैमस है जो कि ओपन होता है तो वो श्योरिटी है कि भाई नहीं है कि उसमें गेटोगैमी हो सकता है, लेकिन चैस्मोगैमस फ्लावर आपका ओपन होते हैं क्योंकि, तो चैस्मोगैमस में श्योरिटी नहीं है लेकिन ऑटोगैमस उसमें भी हो सकता है। तो उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, वायोला, कॉमन पैंसी और वैलिस कॉमेनिला। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वही क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस फ्लावर्स ऑफ 100% श्योर विथ नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन यहाँ हमारा क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है फ्लावर। तो अभी क्या है इनवेरिएबली ऑटोगैमस देयर नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन टाइम विद द स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एज मोर सेट इवन इन दैट सेंस। हां, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आपका कोई पोलिनेटर का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही जगह मतलब स्टिग्मा भी वही है, एंथर भी वही है, पोलन ग्रेन भी वही है। तो भाई पोलन ग्रेन जब वही है तो स्टिग्मा में वो तो खुद से ही पोलिनेट कराएगा, मतलब खुद से ही फर्टिलाइज करेगा, उसे किसी मीडियम की जरूरत पोलिनेट की जरूरत नहीं पड़ती। गेटोगैमी में क्या होता है आपका एक ही प्लांट से एक ही है, सेम स्पीसीज है, प्लांट एक ही है, लेकिन उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल अगर होंगे तो फ्लावर मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, फ्लावर अलग होगा। उसमें क्या था एक ही फ्लावर में दोनों था, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था, एक ही फ्लावर में। लेकिन यहाँ पे फ्लावर ही दो है, एक में मेल एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल में से उठकर जाएगा तो फीमेल में जाएगा फ्लावर में, लेकिन विद इन द सेम प्लांट हो रहा है तो आप गेटोगैमी बोलते हैं। जो कि फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या हुआ, प्लांट तो सेम ही है, जेनेटिक्स उसका सेम ही है, जेनेटिकली क्या हुआ वो ऑटोगैमी हुआ। जेनोगैमी में क्या होता है कि आपका प्लांट ही अलग हो गया है, स्पीसीज सेम रहना चाहिए, प्लांट ही अलग है। तो आपका एक तो होता है आपका कि मोनोएशियस प्लांट, एक होता है मोनोएशियस फ्लावर, एक होता है डायसियस प्लांट, डायसियस फ्लावर। तो आपको देखना है इसमें आपका क्या है, जेनोगैमी में क्या है, जेनोगैमी में आपका कि आपका होना चाहिए क्या, ज़्यादा का चांस में डायसियस होना चाहिए, क्या प्लांट डायसियस प्लांट ही होना चाहिए, तभी आपका जेनोगैमी 100% श्योरिटी होगा। वेरिएंट्स ऑफ पोलिनेशन, अच्छा यहाँ पे देखा है पोलिनेशन बायोटिक, एबायोटिक
Biotic minimal agents to achieve pollination. Majority of the plants use biotic agents for pollination. The majority of the plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plants use the abiotic. Pollen gets coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water. ये chance factor क्योंकि क्यों है wind में जरूरी थोड़ी है कि वहीं पे स्टिग्मा से लैंड कहीं और भी जा सकता है wind वाटर में भेजना. To compensate for the uncertainties and the associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for the pollination. तो अगर pollen grains का हमारा requirement होगा इसलिए होगा wind and water वाले में ये बायोटिक क्यों ज़्यादा होता है क्योंकि बायोटिक में हमारा बायोटिक में कम pollen grain का requirement है. इंसेक्ट्स प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी कर जाते हैं. पोलिनेशन बाय वीड इज मोर कॉमन. मैंने बता रखा है पोलिनेशन वीड के थ्रू ज़्यादा कॉमन है हमारा ए बायोटिक में वीड के थ्रू. बायोटिक में हमारा होता है इंसेक्ट्स. वीड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइकली एंड नॉन स्टिकी. वीड पोलिनेशन कहता है नॉन स्टिकी होना चाहिए कि कहीं जाकर पोलन ग्रेन कहीं और चिपक जाएगा फिर विंड फिर से वहाँ से पोलिनेशन नहीं कैसे किया जाएगा. विंड तो कहीं और मतलब पोलन ग्रेन अपने मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाया पोलन ग्रेन. क्यों? क्योंकि वो कहीं जाकर स्टिक हो गया था इसलिए नॉन स्टिक होता है. नॉन स्टिकी होने चाहिए वीड पोलिनेशन में. पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए क्योंकि हवा में उड़ना है वैसे सो दैट they can be transported in wind currents. They often possess well exposed stamens. तो स्टेमन तो वेल एक्सपोज होना चाहिए क्योंकि एयर के थ्रू जब जाएगा तो वेल एक्सपोज रहेगा तभी तो उसमें जाकर वो पोलन ग्रेन लैंड कर पाएगा. पोलन आर इजीली एक्सपोज इन विंड करेंट्स एंड लार्ज ऑफन फिब्रियस स्टिग्मा होना चाहिए and large open stigma to be trapped airborne. Pollen grains, green pollinated flowers often have a single ovule. Green pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. A familiar example is corn cob, the tassels, जिसमें हमारा wind pollination देखा जाता है. जिसमें corn cob में tassels you see are nothing but stigma and style. और तो जो tassels होते हैं इसमें tassels है क्या stigma and style है which wave in the wind and track the grain. Wind pollination is quite common in grasses. Wind pollination is common in grasses. Pollination by water is quite rare in flowering plants and related to about 30 species genera, which is 30 genera तक ही हमारा लिमिटेड है क्या वाटर पॉलिनेशन. मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स इसमें हाइड्रोफिल हमारा मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में देखा जाता है. एज एम्पल दिस यू रिकॉल दैट water is regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups. क्योंकि लोअर प्लांट ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं पानी में जाते हैं तो उनके लिए तो वाटर ही हमारा क्या है मीडियम है. तो जैसे से एल्गा के लिए ब्रायोफाइट के लिए टेरिडोफाइट के लिए हमारा वाटर ही मीडियम है. इसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या लिखा है भाई दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर ये याद रखना है आपको. वेलिस्नेरिया हाइड्रिला क्या है हमारा वेलिस्नेरिया हाइड्रिला क्या है हमारा वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स. क्या है वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स है. कौन सा वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला हमारा वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स है. वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला हमारा वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स है which grow in fresh water में ग्रो होता है. सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. जोस्टेरा क्या है सी ग्रासेस कॉमन नेम क्या है सी ग्रासेस. जोस्टेरा बोलते हैं सी ग्रासेस. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पोलिनेशन. क्यों? क्योंकि भाई कोई प्लांट्स होते हैं जब पानी के बाहर तैरते रहते हैं या फिर उसके जो क्या बोलते हैं उसका एंथर या फिर स्टिग्मा आपका पानी के बाहर आ जाता है स्टाइल के लॉन्ग लेंथ के कारण या फिर एंथर फिलामेंट के लेंथ के कारण. ओके लॉन्ग फिलामेंट के कारण लॉन्ग स्टाइल के कारण. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर यूज वाटर फॉर पोलिनेशन. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हियासिंथ मतलब टेरर ऑफ बंगाल वाटर हियासिंथ कॉमन नेम उसका. और वाटर लिली जो कि पानी के ऊपर पाए जाते हैं ज़्यादा करके हमेशा ही पानी के ऊपर पाए जाते हैं. तो द फ्लावर्स इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स. ठीक है. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of the water by the long stalk. The male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. They are called carried passively by water currents. No requirement of energy इसलिए passively होता है water current के through और surface of water through होता है phenomena. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. Some of them
eventually reach the female flowers and the stigma, क्योंकि बाकी सब बह जाते हैं, इधर चले जाते हैं भाई. In another group of water pollinated plants such as seagrasses, female flowers remain submerged. Yeah. Seagrasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains inside many such species are long ribbon like. Pollen grains क्या होता है? Long ribbon like होता है seagrasses में. They are carried passively into the water, inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. इसमें क्या है आपका? Seagrasses में क्या है आपका? Water के नीचे वाला पार्ट हुआ. तो आपका हाँ ईपी हाइड्रोफिल हो गया, दो पार्ट हो गया. ईपी हाइड्रोफिल जो पानी के बाहर हो रहा है पोलिनेशन दूसरे मीडियम के थ्रू, जैसे कि आपका इंसेक्ट के थ्रू या बीट के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग ईपी हाइड्रोफिल. और जो हमारा पानी के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिल. हाइपो हाइड्रोफिल तो वहाँ से जहाँ पे जोस्टेरा और हाइरिला, जोस्टेरा और हाइरिला हमारा हाइपो हाइड्रोफिल है. हाइरिला को इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन जोस्टेरा को मेंशन कर रखा है कि हाइपो हाइड्रोफिल है. लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा है उसमें मैंने मेंशन कर रखा है वो क्या है, हाइड्रीला हमारा हाइपोहाइड्रोफिली. आपको याद रखना क्या, एपीहाइड्रोफिली मतलब पानी के बाहर होता है इसने किया, और हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टेरा है. जोस्टेरा का हम लोग का क्या नाम है, सीग्रासेस. लार्जेस्ट पोलन ग्रेन इसका होता है, जोस्टेरा का होता है सीग्रासेस. ओके जी ओके. बेसिकली जो आपका हाइड्रोफिली होता है उसमें पोलन ग्रेन क्या होता है, वेटिंग से बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए, मतलब सर्दी से बचने के लिए मिसलेनियस कवरिंग होता है. ठीक है. Both weed and water planted flowers are not very colorful. क्यों नहीं होते colorful? because में not requirement of any insect to attract, okay, and do not reproduce nectar. क्योंकि insect के लिए हमें चाहिए नहीं भाई, वो तो एबायोटिक मीडियम से हो रहा है pollination का, तो उसका हमारा कलर कलर होने शुरू होने की कोई जरूरत ही नहीं है, नेक्टर का होने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो what would be the reason for this? reason तो मैंने बता दिया. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents, जैसे bees, butterflies, beetles, wasps, सभी insects हैं, ants, moths, birds भी यूज होते हैं. birds मतलब करते हैं pollination. Sunbirds, hummingbirds, and bats are the common. Birds are among the animals. Insects, ये मैंने बता रखा है. Insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal tree dwelling जो करता है, rodents, or even reptiles, lizard, garden lizard, have also been reported as pollinated in some species. Okay, some species में होते हैं. और some आपको याद रखिएगा जरूर क्या क्या जो मैंने बता रखा है, और इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है और जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो ये एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए कि उसी से क्वेश्चन आएंगे. वो पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने एक निचोड़ दे रखा है पूरा पढ़ कर. आपकी ये मैंने 15 बार पढ़ा होगा शायद अब तक, सब निचोड़ है आपका. तो एक बार जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. याद रखना है. तो ये हाईलाइट क्या हुआ है, तो जहाँ हाईलाइट है आपको याद रखना बहुत जरूरी है इसको. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into the inflorescence to make them conspicuous. Okay, इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने, मैरीगोल्ड एंड फ्लावर. आपको रिक्वायर नहीं है. Animals are attracted to flowers by color or by fragrance. Okay, the flowers pollinated by flies and beetles secrete fold odors to attract these animals. Flies क्या होता है, fold मतलब गंदे खुशबू से अटैक होता है फ्लाई beetles. नेक्टर पोलन ग्रेन्स होते हैं. यूजुअल फ्लावर रिवार्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग. ठीक है. फ्लावर रिवार्ड्स हमारा नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो कि काफ़ी इंसेक्ट्स खाते हैं उसे, इसलिए लोग से हो जाते हैं प्रलोभन से और पोलिनेशन हेल्प कर देते हैं. जनरली स्टिकी एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होता है स्टिकी लो टाइप से चिपक जाए, इंसेक्ट से चिपक जाए, जानवर के पैर से या इंसेक्ट से कहीं भी चिपक कर बहुत सारा उसके वहाँ अपने मंजिल तक पहुँच जाए. These are these floral rewards are in providing safe places to lay eggs. जैसे tallest flower of Amorphophilus. Amorphophilus, the flower itself is about 6 feet in height. लेकिन a similar relationship exists between a species called moth and plant yucca. Moth and yucca ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए. moth and yucca. ठीक है. moth and yucca देखिए जो आपका we are both species moth and the plant cannot complete their life. हाँ इनसे ना ये complete नहीं कर सकते. The moth deposits its egg. moth है deposit करता है its egg in the locule of the ovary of the flower of the yucca में plant में. turn gets pollinated by the moth. Okay, तो moth yucca एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. इसके साथ जुड़े हुए हैं, बायोलॉजिकल नेचर से जुड़े हुए पोलिनेशन के.
the larva of the moth can come out of the eggs as the seed start developing. Why don't you observe some flowers of the flowering plants or other available to you? Cucumber, mango, ये सब आप ऑब्जर्व कीजिएगा और कमेंट में डालिएगा क्या ऑब्जर्व किया। हमने तो देख कर देखा फाइंड आउट एनिमल विजिट, जो एनिमल से विजिट कर रहे हैं, पोलिनेशन हेल्प करता है, वो से आप पोलिनेशन करना है क्या फुली पोलिनेशन और नेक्टर रोवर्स रोवर्स से बोला गया क्योंकि वो चिल्लाकर खा लेते हैं, कभी पोलिनेशन नहीं करते हैं। तो ठीक है, यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई पोलिनेटर्स बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। ओके, तो बाकी का जो पार्ट 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी का जो है आपका टॉपिक तो मैं अगले पार्ट 2 में कंप्लीट करवाऊंगा। ज़्यादा बच्चा कुछ नहीं है आपका है काफ़ी कुछ है तो है बाकी ये सब इम्पोर्टेंट लेवल का है। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा कंप्लीट। पार्ट 2 में बाकी लंबा वीडियो ना हो, इसलिए बाकी सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। तो हमारा बचा हुआ क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बचे हुए हैं हमारे, और हमारा डबल फर्टिलाइजेशन बचा हुआ है हमारा, उसके बाद एपोमिक्सी बचा हुआ है हमारा, और पूलिंग जो भी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है हमारा फर्स्ट टू फोर्थ बचा हुआ है। तो वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आपको पार्ट 2 में। पार्थोजेनेसिस भी बचा हुआ है। ओके ठीक है, अगले वीडियो में बाकी सब करवाया जाएगा। बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहें।